Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the Hindu newspaper analysis of 12 जनवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है कि अभी क्या हुआ, जो इंडियन आइडल 3 के विनर थे प्रशांत तमांग, उनका भी डेथ हुई है। वो थे 43 ईयर्स के थे। इसके बारे में देखेंगे। जो इनकी डेथ हुई है वो एक कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, एक डिसीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल जो हमारा है वो है भैरव बटालियन, जो कि अभी क्या होगा, उसको आर्मी डे परेड करेंगे। वो कहाँ पर, जयपुर में। कब करेंगे? जनवरी 15। इसके बारे में देखेंगे कि क्या भैरव बटालियन होती हैं। और जो थर्ड आर्टिकल है हमारा वो है हमारा पोक्सो एक्ट के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फोर्थ आर्टिकल जो हमारा है वो है डिलिमिटेशन के ऊपर, जिसे हम परिसीमन बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हमारा जो डिलिमिटेशन इंडिया में होता है उसके बारे में। और जो ये हमारे आर्टिकल फिफ्थ आर्टिकल है हमारा PSLV C62 मिशन के बारे में, जो कि अभी 12 जनवरी को लॉन्च हो गया है। एंड लास्ट आर्टिकल जो हमारा होगा वो होगा INSV कोंदिया के बारे में, जो कि एक वेसल है जो इंडिया के द्वारा एक कारपेंटर ने बनाई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा कि जो इंडियन आइडल 3 के विनर थे 2007 के प्रशांत तमांग, तो उनका क्या हुआ, अभी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जो एक डिसीज़ है कार्डियक अरेस्ट, उसकी वजह से क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो ये हमारे 2007 के क्या थे, विजेता थे इंडियन आइडल के। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या जो ये अभी क्या था, इनका जो जन्म हुआ था 4 जनवरी 1983 को हुआ था। अभी वो कितने 43 ईयर्स के थे। कहाँ के रहने वाले थे? वो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? नेपाली स्पीकिंग गोरखा फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कौन सी ये डिसीज़ होती है। तो जो कार्डियक अरेस्ट होती है, एक सेकेंड, जो कार्डियक अरेस्ट होती है वो क्या होती है कि इसमें जो हमारा हार्ट होता है कि वो एक तरह से क्या करता है, रुकना, उसकी जो बीट होती है वो एकदम से क्या होती है, रुक जाती हैं। और साथ में क्या होता है, वो क्या करता है, जिसको ये होता है उसका जो ब्लड ऑफ फ्लो है टू विटल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन्स, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है हमारी बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्रेन्स तक नहीं हो पाता। जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाता है, लॉस होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, कार्डियक अरेस्ट के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट जिसको होता है उसमें। तो इसमें बताया गया है कि तुरंत हमें क्या करना चाहिए अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट और साथ में हार्ट अटैक होता है। तो उसमें हमें सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास ले जाने में 5-10 मिनट का टाइम है तो उसको तुरंत क्या देनी चाहिए, CPR देनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उसके बचने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी होती है, यानी कि जो नसें वगैरह हो जाती हैं, वे क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, कार्डियक अरेस्ट है, जो कि अभी प्रशांत तमांग जी को आया है कार्डियक अरेस्ट। देखेंगे कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसकी प्रिवेंशन क्या है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन है कि एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एंड सेकेंड इज द कि जो फूड है वो हेल्दी लेना चाहिए। थर्ड इज कि जो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। एंड फोर्थ इज क्विट स्मोकिंग। एंड फिफ्थ इज द नो योर फैमिली हिस्ट्री, की फैमिली में ऐसा कुछ किसी को कार्डियक अरेस्ट तो नहीं था पहले। एंड देन सिक्स्थ इज द कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। एंड सेवंथ इज द अल्कोहल इनटेक को लिमिट करें, अगर कोई अल्कोहल को ओवर करता है तो प्लीज़ उसको क्या करें, कम करें। एंड इम्पोर्टेंट इज दैट कि हाउ टू डू CPR, की अगर आसपास जिसको अगर कार्डियक अरेस्ट आया है, जो उसके आसपास के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, CPR को सीखना चाहिए कि कैसे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आता है तो कैसे उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले क्या दिया जाए CPR। एंड लास्ट इज द मॉनिटर कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़, अगर किसी को ये कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ की बीमारी है तो प्लीज़ उसको मॉनिटर करते रहें कि कहीं ना कहीं ज़्यादा चांस होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको कार्डियक अरेस्ट आने के ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था कि क्या कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और उसके प्रिवेंशन क्या है। तो अब हम देखेंगे सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल क्या कहता है कि जो
भैरव बटालियन है, यानी कि बटालियन होती है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, कि भैरव बटालियन टू डिब्यूट इन आर्मी डे परेड इन जयपुर ऑन जनवरी 15। यानी कि अभी क्या है कि आर्मी डे पर क्या करेंगे, जयपुर में 15 जनवरी को परेड किया जाएगा। तो इसके बारे में बताया गया कि जो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है कि आर्मी डे पर क्या किया जा रहा है, परेड किया जा रहा है, किसके द्वारा, भैरव बटालियन के द्वारा। तो इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर एक सेकेंड, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के द्वारा इसको किया जा रहा है। और ये जो हमारी परेड है ये 2 कमांड के द्वारा की जाएगी, जो कमांड्स के द्वारा की जाएगी। फर्स्ट होगी हमारी 2nd भैरव बटालियन, जिसको हम किसके नाम से जाते हैं, डिजर्ट फाल्कनो के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड होती है। और जो 2nd हमारी बटालियन है वो कौन परेड करेगी, 4th भैरव बटालियन है, जो कि इसकी क्या करेगी, परेड करेगी। और ये हमारी जो है, ये हमारी कहाँ की कौन सी परेड है, कौन सी कहाँ के, साउथ वेस्टर्न कमांड है, जो 4th भैरव बटालियन है। इनका जो एक तरह से द वॉर क्राई है, जैसे कि अलग अलग हम क्राई करते हैं, तो इसमें क्या है, जिसका जो वॉर क्राई है, नारा है एक तरह से, वो क्या है कि राजा रामचंद्र की जय। तो ये क्या करते हैं, अपना कोई भी काम या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, राजा रामचंद्र की जय करते हैं, ये इनका वॉर क्राई है। तो इसके अंदर हमने ये देखा। तो हम देखते हैं कि क्या किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो भैरव बटालियन है, उसमें कितने जो आर्मी ने कितने 15 भैरव बटालियन को क्या किया है, डिप्लॉयड किया है, एक तरह से तैनात किया है। और इन फ्यूचर हमें 25 और बटालियन को क्या करना है, इन फ्यूचर में लेकर आना है, ये हमारा क्या है, प्लान है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका गोल क्या है, जो हम अभी भैरव बटालियन को इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसका मेन काम क्या है कि जो भैरव बटालियन है उसका एक तरह से क्या करना, ब्रिज है किसके बीच का, द गैप बिटवीन द पैरा स्पेशल फोर्सेज और साथ में किसका, रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट्स के बीच का एक तरह से जो गैप है उसको फुलफिल करना। अब देखते हैं कि जो भैरव बटालियन है उसका क्या काम है। जो भैरव बटालियन है वो एक तरह से क्या है, ट्रैक ड्राइवन इंडियन आर्मी है, यानी कि एक तरह से इनको क्या करेंगे, जो भैरव बटालियन है इनको हम एक तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देंगे। कि जैसे कि अभी वॉर है, अब पहले वॉर क्या होती थी कि जो हम अपना हथियार वगैरह था उनका यूज़ करके, जैसे कि कोई तलवार होगी उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वो लड़ते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि हम क्या करते हैं, ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो भैरव बटालियन भी एक तरह से हमारी न्यूली हम इसको बना रहे हैं कि जिसको हम ज़्यादा किसकी इन्फॉर्मेशन, किसके ट्रेनिंग देंगे, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो क्या करेगी, जो अलग अलग तरह से अब युद्ध लड़े जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करेगी, लड़ने का पूरा साहस रखेगी। तो अभी इसमें बताया गया है कि जो एक ये ब्रिज फोर्स का काम करेगी, किस किस के बीच में, इन्फेंट्री जो हमारी पैदल सेना होती है और साथ में जो हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनके बीच में ये जो गैप है, जो कमी है उसको फुलफिल करेगी। तो ये हमारा क्या था कि क्या होती है भैरव बटालियन। तो हमने वही देखा कि भैरव बटालियन क्या है कि जो कि हाई इम्पैक्ट मिशन, जो कि हमारे ज़्यादा जो सीरियस मिशन होते हैं उनको क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम इसको लेकर आए हैं। जो हमारे अभी सेंसिटिव बॉर्डर हैं, जैसे कि चाइना पाकिस्तान का जो अभी बॉर्डर है हमारा, जो LOC और LAC में जो अभी POK जो भी हमारे युद्ध वगैरह हैं वहाँ पर इनको हम तैनात करने की कोशिश करेंगे भैरव बटालियन को। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो भैरव बटालियन है इसमें अराउंड 250 सोल्जर्स होते हैं एक उसके अंदर। तो इसके अंदर बताया है कि जो हमारी भैरव बटालियन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग देंगे। और इसके अंदर जो वो है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो फंक्शन है कि फिल द ऑपरेशनल गैप, जो भी हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उसमें जो भी गैप वगैरह जो होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, भैरव बटालियन को इंक्लूड करेंगे, जिससे वो जो गैप है हमारा उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा भैरव बटालियन के बारे में था। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भैरव बटालियन है वो एक तरह से क्या है कि एक जो रेगुलर इन्फेंट्री और जो पैरा SF है उसके जो गैप को फिल करेगा। और साथ में जो इनका नारा है, एक तरह से क्राई है, वो क्या है, राजा रामचंद्र की जय। तो इसके बारे में ये बताया गया है किसके, और इसका जो मोटो है भैरव बटालियन का वो क्या है, अभयम भैरव। तो ये पूरा का पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि क्या होता है भैरव बटालियन। तो अब इसमें हम जो 3rd आर्टिकल है वो हमारा क्या है, पोक्सो पे।
तो जो इसमें आर्टिकल में बताया है वो क्या है कि फास्टर इज नॉट फेयर इन पोक्सो केस क्लियरेंस नंबर, कि जैसे कि अभी इसमें बताया गया है कि जो पोक्सो के केसेस वगैरह थे उनको क्या कर रही हैं, जितना जल्दी हो सकता है उनको हम निपटाने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हम जल्दी जल्दी पोक्सो के केसेस को निपटा रही हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। तो इस आर्टिकल में जो बताया है कि फास्टर इज नॉट फेयर, कि जो हम पोक्सो के केसेस को जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं तो वो फेयर नहीं है। फेयर क्यों नहीं? एक तरह से देखा जाता है कि जो पोक्सो के केसेस हैं अगर वो जल्दी जल्दी निपट रही हैं यानी कि सोल्व हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा है कि जो केसेस हैं पोक्सो के उनका हम केस को निपटा रहे हैं, जो केसेस हैं उनको क्या करने हैं, जल्दी निपटा रहे हैं। बट लेकिन इसमें जो हमारे आर्टिकल में है वो बताया गया है कि हम केस को तो जल्दी निपटा रहे हैं लेकिन वो केस का जो रिजल्ट है, जो सॉल्यूशन है जो लेकर आए लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो जो हमारे विक्टिम हैं उनके कहीं स्पोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी में हम ये नहीं देख रहे कि क्या वो सही है क्या गलत है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हम अपनी एक तरह से देखते हैं कि पोक्सो के जो केसेस है वो जल्दी तो निपट रहे हैं। देखा गया है, एक सेकेंड, कि जो केस थे, एक सेकेंड, जो केस थे हमारे 2019 में वो कितने थे, 34.9% थे। लेकिन अभी क्या हुआ 2024 में वो केसेस कितने 19% आ गए हैं, यानी कि 19% वो केसेस रह गए फास्ट ट्रैक लगाकर। तो इससे क्या कहते हैं कि देखा जा रहा है कि जो केसेस है वो कम हुए हैं, केसेस कम नहीं हुए हैं, केसेस उतने हैं, बट वो जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं, उनको डिस्पोजल कर रही हैं कि वो निपट जाए। पर उसका जो एंड है वो क्या है, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गुनेगार भी क्या हो गए, बेगुनाह साबित हो गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या बताया है कि फास्ट इज नॉट फेयर इन पोक्सो केसेस क्लियरेंस नंबर, कि वो जो जल्दबाजी हम निपटान कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है पोक्सो एक्ट। जो पोक्सो एक्ट होता है, एक सेकेंड, पोक्सो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसमें जो पोक्सो एक्ट है वो कब लेकर आए थे, पोक्सो एक्ट लेकर आए थे 14 नवंबर 2012 को। तो जो इसका मेन काम क्या, इसका जो एम था वो क्या था कि एक सेकेंड, कि एड्रेस करना किसको, ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रंस विच आर एदर नॉट स्पेशली डिफाइंड और इन एडिक्वेटली पेनलाइज्ड, यानी कि जो बच्चों के साथ हम गलत कर रहे हैं, जो गलत करते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो इसके अंदर बच्चे हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा गलत किया जाता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ए चाइल्ड एनी पर्सन बिलो टू एज ऑफ 18 ईयर्स, की जो बच्चा 18 साल से कम का होगा तो वो ही क्या माना जाएगा, इस एक्ट के उसमें क्या उसको बच्चा माना जाएगा। द एक्ट प्रोवाइड पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया है, तो उसके उस पर उसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड चाइल्ड फ्रेंडली लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। अगर क्या करते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ क्या होता है, सेक्सुअल असोल्ट होता है और साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो उसके बारे में बताया गया कि पोक्सो में ये चीज है। और सेकंड, इसमें जो बच्चे की चाइल्ड की एज के बारे में बताया है वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए। और जो तीसरा इसके अंदर पोक्सो एक्ट के अंदर वो क्या है कि जेंडर न्यूट्रलिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें ये नहीं बताया है कि सिर्फ वो अगर किसी ने गर्ल्स के साथ गलत किया है तो उसके ऊपर ही पोक्सो एक्ट लगेगा, नहीं, इसमें क्या है, न्यूट्रल है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी विक्टिम, कि इसमें क्या हो सकता है, लड़का भी विक्टिम हो सकता है और साथ में लड़की भी विक्टिम हो सकती है जिसके साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, वो अमेंडमेंट क्या किया गया था कि जो इसके ऊपर जो इसकी पनिशमेंट थी उसकी पनिशमेंट को क्या किया था, बढ़ाया गया था, कि मोर सेवर पेनल्टी, यानी कि इसकी जो पेनल्टी वो क्या की थी कि पहले तो क्या था कि 2-4 साल के लिए सजा दी थी, लेकिन अभी वो सजा क्या हो गई कि उसको हम डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं अगर किसी ने किसी चाइल्ड के साथ क्या किया है, गलत किया है। तो ये हमारा जो आर्टिकल था इसमें ये बताया था कि पोक्सो एक्ट क्या होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये 2012 का क्या है, हमारा एक्ट है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एज है वो डिफाइन की है कि कितनी, 18 ईयर्स से वो एज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल था।
एंड फोर्थ आर्टिकल जो है वो क्या है, री इमेजिंग डिलिमिटेशन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जो डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, परिसीमन। तो हम इसमें बताया गया है कि जो परिसीमन है उसको क्या हमें एक बार दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। तो अभी क्या है 2026 में क्या होगा, जनगणना होगी, सेंसस होगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस स्टेट में कितनी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, परिसीमन होगा। तो हम सबसे पहले परिसीमन को देखते हैं कि परिसीमन होता क्या है, यानी कि डिलिमिटेशन क्या होता है। तो डिलिमिटेशन होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर किसी स्टेट में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उतनी ही परिसीमन कर दी जाएगी, यानी कि वहाँ पर उतने ही एमपीज़ को रखा जाएगा। जैसे कि अगर मान ली सबसे पहले देखा जाता है कि यूपी में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर क्या है, एमपी वगैरह हैं। तो ऐसे ही अभी देखा जा रहा है कि साउथ में क्या है, पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन अभी हम देखेंगे कि क्या कुछ साउथ का कॉन्फ्लिक्ट है और नॉर्थ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिलिमिशन कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो जो डिलिमिशन कमिश्नर है उसको जो अपॉइंट करता है वो हमारे कौन है, प्रेसिडेंट है, जो कि अपॉइंट करते हैं किसको, डिलिमिशन कमीशन को। तो इसके जो मेंबर हैं डिलिमिशन कमीशन में, वो कौन कौन मेंबर होते हैं, एक तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के मेंबर होते हैं, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और साथ में कौन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये हमारे किसके मेंबर हैं, डिलिमिशन कमीशन के। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एक सेकेंड, जो इसके अंदर देखिए अभी इसमें बताया गया है कि जो एमपी है ना, जो यूपी है उसमें क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ही वहाँ पर क्या है, एमपी को अपॉइंट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डिलिमिशन है वो कब कब हुआ। तो जो डिलिमिशन था वो कब हुआ था, 1952 में, 1962 में, 1972 में, और साथ में 2002 में ये हम क्या हुआ था, डिलिमिशन हुआ था। तो इसके अंदर जो देखा गया है कि जो 42nd अमेंडमेंट है, जो कि कब हुआ था, 1976 में। इसमें क्या था कि जो सीट थी उनको क्या कर लिया था, रोक लिया था, उनको सीट को ना तो बढ़ाया था और ना ही साथ में क्या किया था, घटाया था। तो इसके अंदर उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1981 और 1991 में क्या हुआ था, डिलिमिशन नहीं हुआ था, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी है घटी वो मैटर नहीं है, सीट को ना तो बढ़ाया और ना ही क्या किया, घटाया था। तो अब हम देखते हैं कि जो डिलिमिशन कमीशन है उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या है। तो सबसे पहले जो डिलिमिशन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1953 में। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट डिलिमिशन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, जस्टिस एन चंद्रशेखरा अय्यर के द्वारा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, जो हम लोकसभा की सीट थी वो 494 थी। तो फर्स्ट हमारा जो डिलिमिशन हुआ था कब हुआ था, 1953 में। और सेकंड जो डिलिमिशन हुआ था वो कब हुआ था, 1963 में। तो इसके जो 61 सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ था, और इसके अंदर जो लोकसभा की सीट थी वो 494 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 522 कर दी थी। एंड थर्ड जो हमारा डिलिमिशन हुआ था वो हुआ था 1973 में। इसके अंदर हमारा थर्ड डिलिमिशन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, जस्टिस JL कपूर के द्वारा। और इसमें जो लोकसभा की सीट थी वो 522 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 543 इसकी सीट्स कर दी थी। और जो हमारा लास्ट डिलिमिशन हुआ था, यानी कि फोर्थ डिलिमिशन हुआ था, वो कब हुआ था, 2002 में। और इसमें जो सीट्स थी वो सेम रखी गई थी, जो कि कितनी थी, 543, यानी कि 84 अमेंडमेंट 2000 फ्रोज एनी इंक्रीज इन सीट टिल 2026। यानी कि इसमें बताया था कि जो अमेंडमेंट 84 था उसमें कहा था कि जो सीट्स हैं लोकसभा को उनको क्या कर लेंगे, फ्रोज कर लेंगे कि 2026 तक इनको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो अभी क्या है, 2026 चल रहा है, अभी ये कहीं ना कहीं डिलिमिशन दोबारा किया जाएगा कि सीट्स को बढ़ाया जाएगा। तो अब इसमें एक तरह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि डिलिमिशन को कैसे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो अभी सेंसस होगा उसमें कहीं ना कहीं देखी जाएगी कि जनसंख्या अपनी इंडिया की बड़ी है। तो जो जनसंख्या इंडिया की बड़ी है वो ज़्यादातर देखी जा रही है वो कहाँ पर बढ़ेगी, नॉर्थ साइड में बढ़ेगी। साउथ ने कहीं ना कहीं किया है, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पर क्या हुई है, कम हुई। तो अब इसमें एक इशू है कि अगर साउथ में पॉपुलेशन कम हुई है तो इससे क्या होगा कि जो लोकसभा की सीट है वो क्या हो गई, वहाँ पर कम हो जाएंगी।
जाएंगी, जो जितनी पहले थी उससे क्या हो जाएंगी, वे कम हो जाएंगी। और नॉर्थ में क्या होगा, वो सीट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब साउथ साइड का बोलना, साउथ इंडिया का बोलना क्या है कि हमने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, कि वहां पर हमने एनवायरनमेंट पर काम किया, साथ में हमने पॉपुलेशन, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से हमें क्या हुआ, साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट क्या हुआ कि हमें सीट्स क्या होंगी, कम दी जाएंगी। तो अब इसमें यही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि इससे तो बेनिफिट नॉर्थ को मिल गया कि उन्हें क्या हो गया, ज़्यादा सीट्स मिल गई। तो इसमें अब देखते हैं कि क्या होगा कि उनको सीट्स ज़्यादा मिलेंगी या फिर कम की जाएंगी, या जितनी सीट्स हैं उससे भी कम मिलेंगी, या जितनी सीट हैं उतनी ही रखी जाएगी। तो एक तरह से ये इशू आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर सीट्स हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की, उनको क्या कर दें, बढ़ा दें। नंबर ऑफ लोकसभा सीट को क्या कर दें, बढ़ा दें। नंबर ऑफ लोकसभा सीट को बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम क्या करें, जो साउथ साइड की, जो साउथ की सीट्स हैं उनको उतना ही रखें, उनको ना तो हम क्या करें, घटाए बिल्कुल भी ना। हाँ, नॉर्थ साइड में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें सीट्स को क्या ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो इशू है साउथ इंडिया का, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि उससे क्या होगा कि उनकी जो सीट्स हैं, जितने एमपी हैं वो कम से कम उतने ही रहेंगे। तो यही है कि सॉल्यूशन तो यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोकसभा की सीट्स को है उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में क्या है, जो साउथ इंडिया की सीट्स हैं उनको उतना ही रखो जितनी में ऑलरेडी हैं। तो इसके बारे में यही बताया गया है कि क्या डिलिमिशन क्या होता है और क्या नहीं। तो ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ। एंड जो हमारा लास्ट सेकंड आर्टिकल है वो क्या है कि काउंटडाउन टू लॉन्च ऑफ PSLV C62 मिशन। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है पहले की वीडियो में। तो अब इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं कि जो अभी 12 जनवरी को जो अभी हमारे इसरो हैं उन्होंने PSLV C62 मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब क्या है, EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि हमारे अर्थ पर जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रही हैं या कुछ भी लेवल ऑफ सी बढ़ रहा है उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये हमारा क्या था, PSLV C62, जो कि अभी 12 जनवरी को लॉन्च कर दिया है इसरो के द्वारा। एंड सेकेंड लास्ट आर्टिकल जो हमारा है वो क्या है, आर्टिकल है कि इंडिया ने अभी क्या है, इंडिया जो हमारे कारपेंटर हैं उन्होंने क्या किया है, एक INSV कोंदिया को बनाया है, जो कि वुड और रोप से बनाया है, जो कि रोप किस चीज़ की है, कोकोनट कोयर की, यानी कि कोकोनट का जो बाहर का एरिया होता है उसके बाहर की जो एक तरह से हेयर होते हैं उससे रोप को बनाकर हमने किसको, INSV कोंदिया को बनाया। तो आज का यही हमारे आर्टिकल थे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching my video. So thank you.